प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत पॉलिटी का सब्जेक्ट हम इसमें कवर कर रहे हैं। ये पॉलिटी सब्जेक्ट जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, वन डे शूटर एग्जाम जहां पर भी पॉलिटी का सिलेबस है उसके लिए वरदान सिद्ध है, क्योंकि मैंने इसमें ए ग्रेड से लगाकर डी ग्रेड तक के क्वेश्चन को कवर किया है। जहां जहां पॉलिटी का स्तर है वो सब कुछ अभी तो पूरा डिस्क्रिप्टिव चल रहा है आपका, है ना, वर्णात्मक चल रहा है। लेकिन पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद एक मैराथन क्लास होगी, एक या दो, जिसके अंदर सारे एमसीक्यू आप लोगों को इकट्ठे करा दिए जाएंगे एक साथ एक ही जगह। तो जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि 30 से 35 मिनट का वीडियो है। इसको अगर आप सोते समय, फ्री बैठे हैं, लंच के समय देख लेंगे तो मैंने सारे आर्टिकल आपको कवर कराए। सारे आर्टिकल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सारे आर्टिकल मैंने आपको इस सीरीज के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 197 तक मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैराथन क्लासेस में मैं आपको जैसे अभी भी बताती चल रही हूँ कि ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या वैल्यूज है, कितना एग्जाम के मायने से ये इम्पोर्टेंट है। ये चीजें मैं आपको क्लास के ड्यूरेशन में भी बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैराथन क्लास में मैं आपको और अच्छे से और क्लियर कर दूंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस जिसको ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को आप लोग पहुंचाए। ये मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा के बिना कभी किसी को ज्ञान नहीं मिला। अगर आप अच्छा ज्ञान चाहते हैं तो ये गुरु दक्षिणा आप मुझे दीजिए। इसी के साथ हमारा एक ऐप है, वो भी ऐप एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती के नाम से है। अगर आपके कोई कजिन्स 12th बायोलॉजी, क्लास 10 और 5th नवोदय, इनमें से किसी भी ग्रुप में अगर आपके कोई कजिन्स, आपके कोई बच्चे, क्योंकि 40 साल तक तो इजली कोई भी बंदा पीसीएस की तैयारी करता है, तो इसलिए मैं बच्चे के लिए बोल रही हूँ, या आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें। कुछ भी क्वेश्चन भी, जैसे लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन नवोदय का आया क्वेश्चन पेपर, हमने, हमारी जो टीम है, 3-4 लोगों की टीम है, ये सब पेपर को छानने, बोलते हैं ना, ढूंढने के बाद, पूरा छानने के बाद पूरा पेपर का जो मटेरियल है उसे रेडी करती है। और अभी भी आप देखेंगे जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया है, क्वेश्चन वहीं से आए हैं। भले ही वो आपकी 10th क्लास हो, भले ही वो आपकी 12th क्लास हो, भले ही वो आपकी नवोदय की क्लासेस हो, हम धीरे धीरे टीम को बढ़ा भी रहे हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप प्ले स्टोर पे जाए और एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका चार्ज लग रहा है, बहुत ही नॉमिनल शुल्क में आपको वहाँ पढ़ाया जा रहा है। सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी, उसमें सारे कांटेक्ट नंबर भी दिए हैं। आप वहाँ जाके भी कॉल, व्हाट्सएप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। आइए, अब हम आते हैं हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट पर। पॉलिटी सब्जेक्ट का भाग 6 चल रहा था, जिसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो 197 तक आर्टिकल को कवर कराता है। आज हम 198 से लगाकर आर्टिकल 237 तक कंप्लीट करेंगे। बस कुछ टेक्निकल इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। यही तमन्ना है मेरी कि आप सब सिलेक्शन लें, अच्छे से मेहनत करें। कॉम्पिटिटिव, देखो, अगर आप चाहते हैं कि हम कंपटीशन को फाइट करें, हम आगे बढ़ें, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि हमें इस फील्ड में क्या-क्या नहीं करना है। आप सब अच्छे से जानते हैं, कोई ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या आप नहीं जानते, हम मोबाइल लेकर निकलते हैं तो हम 2 घंटे कर देते हैं। मोबाइल लेकर निकल गए कहीं, या मोबाइल लेकर बैठ गए कहीं, तो रील्स देखने में हम 2 घंटे कर देते हैं। या पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि हम 5 मिनट का ब्रेक ले लें,
तो वो ब्रेक कब 50 मिनट का हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो क्या आप ये लोग ये चीज़ें नहीं जानते कि ये हमारे लिए कितनी हानिकारक है? आपको कोई क्या मोटिवेट करेगा? आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, माता-पिता को कुछ दिखाना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध ये है कि किसी मोटिवेशन या मोटिवेटर की आवश्यकता आपको ना पड़े। आप खुद अपने अंदर क्या है, एक जुनून होना चाहिए चलता चलता जागता कि आपको दूसरे लोग देखकर मोटिवेट हो जाए कि इस बंदे में गट्स है। पर हमारी एनर्जी क्या करते हैं हम दूसरी जगह लगाते हैं। हम लोग इतने नालायक होते हैं कि हम कभी भी पहली बार में अपना 100% देते ही नहीं है। कभी भी नहीं होता है ऐसा कि हम अपना पहली बार में 100% दे दें। अगर ऐसा हो जाए ना तो आप जीवन में हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट होते हैं वो सोचते हैं कि अभी 3 साल तक तो मुझे एग्जाम ही नहीं देनी तो मैं क्यों लोड लूं। और आप वही यकीन मानिए कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा है और तब से ही वो अपना 100% दे दे, सारी एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ले, तो फिर बचता ही क्या है? अगर पीएससी की बात करूं तो प्रीलिम्स निकालने के लिए बच ही क्या रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ ना 100% हम दे ही नहीं रहे हैं। जिस दिन हमने ठान लिया कि हमें 100% देना है, हमें सिलेक्शन लेना है, आप यकीन माने आपको कोई ताकत अपने सिलेक्शन से दूर नहीं कर सकती। चलिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल नंबर 197 से 197 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो नए 198 से पढ़ेंगे। 198 थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखना है क्योंकि इसमें कुछ बातें लिखी हैं। यहाँ काम नहीं आएगा तो मेंस में काम आएगा। आर्टिकल 198 198 क्या कहता है? यदि विधानसभा द्वारा पारित यदि विधानसभा विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक सिफारिशों के लिए विधान परिषद में भेजा जाता है। मतलब अगर कोई धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित हो चुका है और वो कहाँ भेजा जा रहा है? विधान परिषद में। तो क्या होता है 14 दिनों तक की समय अवधि के बाद भी यदि विधेयक विधानसभा में वापस नहीं आता है तो धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी स्वरूप में पारित मान लिया जाएगा जिस स्वरूप में विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। यह कहता है आपका आर्टिकल 198। 198 नंबर का आर्टिकल ये कहता है बेटा कि कोई धन विधेयक मान लो धन विधेयक पूरा बन चुका है, ये बिल है, इसको विधान परिषद में पहुंचाना पड़ेगा। अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो वहां विधान परिषद में इसे पहुंचाना पड़ेगा। होगा क्या? विधान सभा से विधेयक निकला कहाँ पहुंचाने के लिए? विधान परिषद में। अब 14 दिनों तक विधान परिषद उसे वापस नहीं पहुंचा रहा है, उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो 14 दिनों के भीतर यह मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों से पारित हो गया है उसी रूप में जिस रूप में वह विधेयक विधानसभा से चला था। यह आर्टिकल नंबर 198 कहता है। 199 भारत के संविधान में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा और प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 199 जहां समझाने की जरूरत लगेगी वहां समझाऊंगी। आर्टिकल 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। यह राज्यपाल को 3 विकल्प देता है। मान लो कोई भी जो बिल है वो पारित कब माना जाएगा? जब उस पर राज्यपाल की क्या होगी? मोहर लग जाएगी। अगर विधेयक राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प है। वो क्या-क्या कर सकते हैं? या तो विधेयक को स्वीकार कर दे, अपनी साइन कर दे, दूसरा उसे अस्वीकार कर सकते हैं, है ना? अगर ये दोनों ही नहीं कर रहे हैं, मान लो विधानसभा कहती है भैया हमने बिल पहुंचाया था उसका क्या? तो या तो स्वीकार कर दे या अस्वीकार कर दे या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं, है ना? कि राष्ट्रपति साहब को दिखाना पड़ेगा इनके विचार के लिए रिजर्व है, आरक्षित है मेरे पास। ये आर्टिकल नंबर 200 कहता है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 201 आर्टिकल 201 विधेयक विचारार्थ आरक्षित
है ना? जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अब राष्ट्रपति या तो घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति पर रोक लगाता है। मतलब अगर राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन है कोई विधेयक, तो राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा कि उस पे अनुमति है या उस पे रोक है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 202, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध, वित्तीय वर्ष होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, राज्य सरकार की अनुमति प्राप्तियां और व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 203, विधायी जांच और राज्य व्यय की मंजूरी को अनिवार्य बनाकर भारतीय राज्यों के वित्तीय प्रबंध का एक मूलभूत क्या है, घटक है। आर्टिकल 204, एक बार जब राज्य विधानमंडल सरकारी व्यय के धन प्रदान करता है, तो राज्य के समेकित कोष से आवश्यक राशि को कानूनी रूप से निकालने के लिए एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है ना? अगर आप इस कोष से किसी धन को निकाल रहे हैं, तो उसको विनियोग विधेयक कहते हैं। विनियोग विधेयक किसमें है? आर्टिकल 204 में। आर्टिकल 205, अगर आपको एक्स्ट्रा धन चाहिए, है ना, या अनुदान चाहिए, अतिरिक्त अनुदान, इससे संबंधित है कि भैया बजट में 10 रुपए का उल्लेख है, मान लीजिए कुछ खरीदना है 10 रुपए का या कहीं पर लगाना है, उसमें पूर्ति नहीं हो रही, तो एक्स्ट्रा राशि चाहिए, अतिरिक्त अनुदान चाहिए, ये आर्टिकल 205। आर्टिकल 206 भारत के संविधान का महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये लेखा अनुदान के बारे में, प्रत्यानुदान के बारे में और असाधारण अनुदान के बारे में प्रावधान करता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 207, आर्टिकल 207 भारत के संविधान का एक प्रावधान है जो वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधानों को निर्धारित करता है ना? वित्तीय विधेयकों के बारे में क्या कर रहा है? विशेष प्रावधानों को बता रहा है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में वित्तीय विधेयकों को प्रस्तुत करने, विचार करने और पारित करने की प्रक्रिया बता रहा है। वित्तीय विधेयक किस तरीके से प्रस्तुत होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से वो क्या होगा, पारित होगा, ये सब कुछ आर्टिकल 207 में बताया गया है। आर्टिकल 208, राज्य विधानमंडल के सदनों को कामकाज के संचालन के लिए अपने स्वयं के नियम बनाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल के जो सदन है, उनके जो कामकाज के संचालन है, तो वहां पर अपने रूल्स बना सकते हैं। ये आर्टिकल 208। आर्टिकल 209, राज्य विधानमंडल में वित्तीय कार्यों के संबंध में प्रक्रिया के विनियमन के बारे में है। आर्टिकल 210, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में, मतलब कुल मिलाकर जो आर्टिकल 210 है, तो जो विधानसभा के अध्यक्ष से आप या सभापति से आप अनुमति लेकर क्या कर सकते हैं, वहां के सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर उनको हिंदी भी नहीं आ रही, इंग्लिश भी नहीं आ रही, कोई मान लो बंगाली जान रहा है, तो वो जो है विधान सभा के जो अध्यक्ष है, जो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे परमिशन लेकर उनकी खुद की जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 211, आर्टिकल 211 क्या है? आर्टिकल 211 बताता है कि विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ने कुछ एक्शन किया या कोर्ट में किसी भी तरह की कोई कोई मतलब कर्तव्य का निर्वहन किया, है ना, तो उस पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 212, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करना, है ना? न्यायालयों द्वारा विधानमंडल में मान लो कोई एमएलए है, कोई विधायक है ना, अगर वो कार्रवाई करेंगे तो वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक बात नहीं रख पाएंगे, तो इससे क्या होता है, वहां का सदस्य
इस चीज से निश्चित होता है कि एटलीस्ट मैं स्वतंत्र होकर बोल सकता हूँ, इसकी कोई न्यायिक जांच नहीं होगी। किसी राज्य के विधानमंडल में किसी कार्रवाई की वैधता प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का आदेश, है ना? ये किसमें है? 213। 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और 213 में क्या है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। जब विधानमंडल सत्र में नहीं है तो उस दौरान अगर किसी कानून को लागू करने की आवश्यकता हो रही है, कोई सा अध्यादेश चाहिए, तो ये राज्यपाल के पास शक्ति है आर्टिकल 213 के तहत। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ राष्ट्रपति करते हैं और यहाँ पर राज्यपाल करते हैं। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक, यह भी आईएमपी है, डबल स्टार लगाइए इस पर। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से ली गई है। आर्टिकल 214 अगर पूछा गया कि उच्च न्यायालय की स्थापना का विवरण कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 214 के अंतर्गत है। आप इसको स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। जबकि भारत में हाई कोर्ट की स्थापना 1861, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की यूएसए से। भारत में हाई कोर्ट की किससे ली गई है? जो 1861 का अधिनियम था उसके द्वारा 1862 में, 1861 मतलब आजादी के पहले की बात हो रही है। 1861 का जो अधिनियम बना था उसी के तहत 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोला गया था। तो इसकी अवधारणा यहाँ से ली गई है। किसकी? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो हमारा भारत शासन अधिनियम है 1935, वहां से मूल संविधान में बहुत सी बातें एज इट इज ली गई है। यदि राज्य बहुत बड़ा है तो एक ही राज्य में हाई कोर्ट के खंडपीठ खोले जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश में भी है, जैसे जबलपुर, ग्वालियर। छोटे राज्य का एक संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या सर्वाधिक है। वहीं सिक्किम हाई कोर्ट में जजों की संख्या 3 है, मात्र 3। ठीक है, इलाहाबाद में जो जजों की संख्या है वो क्या है? सर्वाधिक है। एक सेकेंड। ठीक, सबसे ज्यादा जो जज है वो कहाँ है? इलाहाबाद में, तकरीबन 160। और सिक्किम में क्या है? सबसे कम जज है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन करेंगे। हाई कोर्ट में जज बनने के लिए डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील हो कोई व्यक्ति, या फिर 5 साल जज हो। ये हाई कोर्ट के जज बनने की क्या है? योग्यता। कि या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील रहा हो या 5 साल वो जज रहा हो। साथ ही वो राज्यपाल की निगाह में एक अच्छा कानून का जानकार भी होना चाहिए। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यहीं पर क्वेश्चन गलत होता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को और शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों को आवश्यकता अनुसार मुख्य न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश रखने की अनुमति है ना? उच्च न्यायालयों में क्या है कि आप अतिरिक्त न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश रख सकते हैं। आर्टिकल 216 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 215 भी इम्पोर्टेंट है। डबल स्टार लगाइए। पढ़ना है तो आपकी इच्छा, नहीं पढ़ना है तो आपकी इच्छा। कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार लगेगा।
हर साल कोई ना कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। आप बैठते रहिए बिना प्रिपरेशन के, बुढ़ापा आ जाएगा पर सिलेक्शन नहीं होगा। आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तों से संबंधित है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल हटाने की प्रक्रिया और अन्य संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है ना। 217 ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इस पे ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किस तरह से नियुक्ति होगी, पदों के लिए क्या शर्तें हैं, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, उनका कार्यकाल कितना होगा, सब कुछ आर्टिकल 217 में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा और फिर उन्हें राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आर्टिकल 218 उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों के लागू होने की बात करता है। इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 219 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, 219 में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके शपथ का प्रतिज्ञान है, इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आर्टिकल 220 सरसरी निगाह से देख लीजिए, जो आईएमपी है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी देखने का फायदा क्या होता है कि मान लो हमें 218 नंबर का आर्टिकल पूछा कि 218 नंबर के आर्टिकल में क्या है, तो आपको मान लीजिए 218 का याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको 217 का याद है। जो आर्टिकल आपको इसके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन 3 का अगर आपको ध्यान में है तो आप कम से कम क्वेश्चन को बना तो ले जाएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 220, आर्टिकल 220 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसमें कुछ अपवादों को छोड़कर। आर्टिकल 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अवकाश के बारे में बताता है। ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 222 एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित। अनुच्छेद 223 एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 224 उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश का किसमें है, तो आर्टिकल 224 में है, इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 225 उच्च न्यायालय को उनके क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी मामले की सुनवाई, विचारण, निर्णय के लिए न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 226 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यह रीट से संबंधित है। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है। 5 तरह की रीट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण। ये मैं आपको सब पढ़ा चुकी थी, एक बार और देख लीजिए आप। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, ये 5 तरह की रीट है जो नागरिक ले सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 226 बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह रीट किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी गिरफ्तारी वैध है। मान लीजिए आपने किसी को पकड़ा, आपने मतलब पुलिस ने, अब पुलिस को क्या करना होगा, आपने अगर उसको सही पकड़ा है, मतलब जो आपने पकड़ा है, जो गिरफ्तारी है वो वैध है, अवैध तरीके से आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, इसको ही प्रूफ करने के लिए 24 घंटे के अंतर्गत अंतर्गत आने जाने का समय इंक्लूड नहीं होता है कोर्ट में, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको उपस्थित करना होता है कि भैया हमने इसको क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है,
ये क्या है, आपकी कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फरमादेश, यह रीट किसी सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकरण को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी की जाती है ना। कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई प्राधिकरण है, कमिटी है, उसकी काम अगर वो ठीक से नहीं कर रहा है तो हाईकोर्ट रीट जारी करेगा कि आप अपना कार्य सही ढंग से कीजिए, अदरवाइज आप पर कार्रवाई होगी। उसके बाद प्रतिषेध, यह रीट किसी निचली अदालत को किसी मामले में अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से रोकने के लिए जारी की जाती है। कि मान लीजिए उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो भी वो उसको कर रहा है, तो फिर हाई कोर्ट कहेगी भैया रुको, ये आपका काम नहीं है, आप इसको बंद करो, है ना, ये आपका काम नहीं है। फिर है अधिकार प्रक्षा, यह रीट किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद धारण करने के कानूनी अधिकार पर प्रश्न उठाने के लिए जारी की जाती है। उत्प्रेषण, यह रीट किसी निचली अदालत के मामले की रिकॉर्ड को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट को कुछ मंगवाना है तो ये रीट जारी होगी। अनुच्छेद 227, उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, प्रत्येक उच्च न्यायालय का अधीक्षण होगा, इसके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। क्या कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय है इसके द्वारा जो सभी न्यायालय है उस पर वो अधीक्षण कर सकता है, निगरानी रख सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अधीक्षण मतलब जो कार्रवाई अगर अपन उससे मंगवाना चाह रहे हैं तो वो कर सकता है, लेकिन उसके पहले आपको राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 228, उच्च न्यायालयों को कुछ मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों से वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है। यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय में किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है तो वह उस मामले को अपने पास वापस ला सकता है, आईएमपी नहीं है। आर्टिकल 229 भारत के संविधान का एक भाग है जो उच्च न्यायालयों के अधिकारियों, सेवकों और व्ययों से संबंधित है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता का विस्तार संघ राज्य क्षेत्र तक करता है। आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट स्थापित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। यह इम्पोर्टेंट है ना। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा, ऐसा हो सकता है, संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है। यह आर्टिकल 231 कहता है। आर्टिकल 232 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना और पदोन्नति। आर्टिकल 234 किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में है, जो उच्च न्यायालयों को इन न्यायालयों की निगरानी और नियंत्रण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 236 जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवा की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 237 राज्य के राज्यपाल को न्यायिक सेवा नियमों को विशिष्ट मजिस्ट्रेटों तक विस्तारित करने की अनुमति देता है। राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचनाएं जारी कर सकते हैं, इससे उन्हें न्यायिक सेवा के लिए मौजूदा कानून और विनियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों पर लागू करने से मदद मिलेगी। इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है मैं बार बार बोल रही हूँ, मैराथन क्लास में बहुत अच्छे से करवा दूंगी, लेकिन आपको सभी आर्टिकल के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। इट्स मस्ट बी इम्पोर्टेंट। इसी के साथ हमारी पॉलिटी में जो भाग 6 है वो कंप्लीट हुआ। मैंने आपको भाग 1 से लगाकर भाग 6 तक पढ़ा दिया है। इट मीन्स आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 237, आर्टिकल 1 से लगाकर 237 कंप्लीट हो गए हैं।
395 मेनली मूल रूप से हमारे इसमें आर्टिकल है, 495 ऐसा वैसा तो सब जोड़ा गया है, लेकिन मूल रूप से कितने हैं? 395 237 तक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। बहुत ही जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक यू वेरी मच।